हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में जो लोग थर्मल इंजीनियरिंग का आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज ऑन गैसेज। अब इसमें एक टॉपिक है आपका एंट्रापी। एंट्रापी जो टॉपिक है वैसे तो चौथे चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पे एंट्रापी पढ़ना जरूरी है क्योंकि तीसरे चैप्टर में भी एंट्रापी का कुछ यूज होगा। इस वजह से हम इस टॉपिक को जो है तीसरे चैप्टर में ही कवर कराते रहे। एंट्रापी होता क्या है कि किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस की माप को एंट्रापी कहते हैं। और यदि किसी सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस भी क्या होता है, बढ़ता है, जिससे उसकी एंट्रापी बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि किसी सिस्टम से ऊष्मा ली जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस घटता है, उसकी एंट्रापी क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान लीजिए हम ये कोई सिस्टम मान रहे हैं, हम ये क्या मान रहे हैं, कोई सिस्टम मान रहे हैं। सिस्टम के अंदर मान लीजिए कोई गैस है, कोई गैस है, कोई गैस है। अब मान लीजिए इस गैस को मान लीजिए हम हीट दे रहे हैं, हम मान लीजिए बर्नर से क्या दे रहे हैं, हीट अगर इसको दे रहे हैं तो देखेंगे इस सिस्टम के अंदर जो कि मालिक्यूल्स हैं, जो भी गैस के मालिक्यूल्स हैं, वो उधर उधर तेज़ी से इधर उधर गति करने लगेंगे। तेज़ी से इधर इधर गति करने को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैंडमनेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रैंडमनेस। रैंडमनेस की हिंदी होती है अनियमितता, अनियमितता होती है। तो जब हम लोग इसको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ता है तो एंट्रापी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस की माप को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रापी कहते हैं। ऐसे अगर किसी सिस्टम से हीट आप ले लेते हैं, मतलब इसको अगर हम ठंडा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हीट इससे बाहर निकाल लें, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के, तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जिससे उसकी एंट्रापी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रापी में परिवर्तन लोग निम्न प्रकार से मेजर करते हैं। हमारा फार्मूला होता है डी एस बराबर डेल क्यू बाई टी। मतलब हमारा जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स होता है, हमारा मेन पर्पज एंट्रापी पढ़ना नहीं होता है, हमारा पर्पज होता है चेंज इन एंट्रापी पढ़ना। मतलब हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रापी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग चेंज इन एंट्रापी के बारे में पढ़ते हैं कि एंट्रापी में कितना परिवर्तन हुआ। तो किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रापी में जो परिवर्तन का मान होता है डी एस बराबर डेल क्यू बाई टी होता है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस ये टी एस डायग्राम दिखाया गया है, हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो गया। और इस दौरान जो आपका चेंज इन एंट्रापी का फार्मूला हो जाएगा, समाकलन ऑफ 1 से 2 डी एस इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 से 2 डेल क्यू बाई टी। तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन एंट्रापी का जो है फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रापी का, चेंज इन एंट्रापी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब नोट यहाँ पे लिखा गया है क्या कि पीवी डायग्राम के नीचे घिरा एरिया वर्क देता है। तो आप लोगों के सिलेबस में वर्क हटा दिया है, वर्क के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो वर्क का फार्मूला होता है डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी। और मान लीजिए कि अगर हम पीवी डायग्राम ऐसे बनाएं, पीवी डायग्राम सपोज कीजिए ऐसे बनाएं, यहाँ पे प्रेशर दिखाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम। मान लीजिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये आपको 1 मान लिया, ये हमने 2 मान लिया, ये 1 से 2 एक प्रोसेस हो गया। तो इसके नीचे का जो क्लोज सिस्टम के लिए इसके नीचे का जो घिरा एरिया होता है, ये एरिया, यही क्या होता है, वर्क होता है। तो चूंकि इस आपके सिलेबस में दिया नहीं था, इस नाते हमने इसका डेरिवेशन नहीं करवाया। तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी बी होता है। इसका डेरिवेशन पहले हम करवाते थे, लेकिन इस बार सिलेबस हट गया तो डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। फार्मूला हमने आपको बता दिया, डेल डब्ल्यू बराबर क्या, पी डी बी, और इसका डायग्राम हो गया। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के नीचे घिरा एरिया क्या होता है, वर्क देता है। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी होता है। और टी एस डायग्राम के नीचे घिरा एरिया क्या देता है, हीट देता है। जैसे ही आपका ये टी एस डायग्राम है, इसके नीचे ये वाला एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, बनाना नहीं है नोट्स में, जितना मैं नोट्स दूंगा उतना ही आपको लिखना, कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखना है। तो टी एस डायग्राम के नीचे घिरा एरिया क्या होता है, हीट देता है। जितना मैं आप लोगों को ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना ही आपको नोट्स बनाना है। और ये चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ, मतलब बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, ये मनली समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे बात करें, नोट नंबर 3 हमारा है कि सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है। पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, मेयर फार्मूला होता है सी पी माइनस सी बी बराबर आर। इसका हमने डेरिवेशन भी करवाया है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में आपका आ गया है। एक आपका सी पी अपन सी बी बराबर गामा होता है। गामा क्या होता है, गामा को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, रुद्धोष्म गुणांक कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और गामा ऑफ एयर बराबर 1.4 होता है, या कभी कभी 1.41 भी डाटा दिया रहता है। जहाँ गामा की एडियाबेटिक इंडेक्स है, ये आपका कई बार एसएससी जेई में पूछा गया है और बहुत सारे जेई एग्जाम में पूछा गया है। तो गामा ऑफ एयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फॉर एयर के लिए सी पी बराबर होता है 1.005 किलो जूल पर के जी केल्विन, और सी बी बराबर होता है 0.718 किलो जूल के जी केल्विन होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज, यही आपके सिलेबस में है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज
कौन कौन से प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसो वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्थिर आयतन प्रक्रम या समायतनिक प्रक्रम। दूसरा हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है आपका, इसे हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिर दाब प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम। तीसरा हमारा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्थिर तापमान प्रक्रम या समतापी प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसमें एंट्रापी कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग सब आइसेंट्रापिक प्रोसेस भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सब एंट्रापिक प्रक्रम। पांचवा हमारा है पॉलीट्रापिक प्रोसेस, बहुविधि प्रक्रम है। छठवां हमारे सिलेबस में है हाइपरबोलिक प्रोसेस है, अति परवलयिक प्रक्रम है। और सातवां हमारा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और रुद्र प्रक्रम है। तो ये 7 प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है। अब किसी प्रोसेस के बारे में, अब यहाँ पे नीचे लिखा है किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अध्ययन के लिए निम्न समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग के जो 5 हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं उनके लिए, स्टार्टिंग के 5 मतलब पॉलीट्रापिक तक, ये इन समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इनको हम लोग कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला क्या है, पहला है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। दूसरा हमारा पीवीटी रिलेशन है। खैर पीवी और टीएस डायग्राम आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोगों को अलग अलग प्रोसेस के लिए पीवी और टीएस डायग्राम बनाने नहीं आएगा तब तक हमको थर्मल की पढ़ाई एकदम कठिन लगेगा। तो हो सकता है आप जो बुक खरीदें उस बुक में भी पीवी और टीएस डायग्राम न बना हुआ हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी का यूज, पीवी और टीएस डायग्राम का यूज पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में आगे होगा। तो अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आगे काफ़ी दिक्कत होगी थर्मल में मैथमेटिकल चीज़ पढ़ने पे। जहाँ पे भी मैथमेटिकल चीज़ आएगा, कोई डेरिवेशन आएगा, तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा जब तक आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए पीवी और टीएस डायग्राम बनाने आ नहीं जाता है। अगला हमारा पीवीटी रिलेशन, जो हम लोग पढ़े थे P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए वो रिलेशन क्या होगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्क ट्रांसफर के बारे में, डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी। चौथा पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, जो कि डी यू बराबर एम सी वी डी टी होता है और सभी प्रोसेस के लिए होता है, फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चेंज इन इंथैल्पी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका होता है डी एच बराबर एम सी पी डी टी, सभी प्रोसेस के लिए। इसका डेरिवेशन भी हमने करवाया है। और अगला हमारा है चेंज इन एंट्रापी है, डी एस बराबर डेल क्यू बाई टी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दोनों भी हम आपके मतलब अलग प्रोसेस के लिए ये दोनों डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम आने वाला है कि और भी कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे चेंज इन एंट्रापी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग यहीं पे वो सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आगे हमको समझने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत बुकों में ये सारी चीज़ें जो है, नई वाली बुक में ये सारी चीज़ें क्या कर दिया है, गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस से ये हट गया है। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो है बियॉन्ड द सिलेबस पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस के बाहर भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग का बेस है। जब तक कि हमारा अच्छे से क्लियर नहीं होगा आगे थर्मल की पढ़ाई जो है काफ़ी कठिन हो जाएगी। अगला हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिस दौरान क्रियाकारी माध्यम का आयतन स्थिर रहता है, स्थिर आयतन प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिस दौरान क्रियाकारी माध्यम का आयतन स्थिर रहता है, स्थिर आयतन प्रक्रम कहलाता है। अब रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए, तो हमारा ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है। ये पीवी डायग्राम आपका है, तो देखिए प्रेस, ये पीवी हमारा वाई एक्सिस पे पी है, एक्स एक्सिस पे भी है। टीएस डायग्राम में वाई एक्सिस पे टी है और एक्स एक्सिस पे एस है। तो पीवी में क्या हो रहा है, हम लोग पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर जा रहे हैं, ऐसे एक लाइन ड्रा किया है, और एक बार 2 से 1 की ओर आ रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे भी हमने यही ड्रा किया है, एक बार 1 से 2 जा रहे हैं, एक बार 2 से 1 आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है। अब देखिए आपका पहला आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे खींचना बहुत आसान है। क्यों आसान है, जैसे हमने इस पे पी खींच दिया, इस पे भी खींच दिया, तो हमको पता है कि ऐसा प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आए। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आए तो अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तभी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने इसको 0.1 मान लिया है और इसको 0.2 मान लिया है, और ऐसे 2 से 1 आएंगे तो 2 से 1 की तरफ आ जाएंगे। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए टीएस डायग्राम पे आपको याद करना पड़ेगा कि टीएस डायग्राम पे आपका आइसो, ये आपका टी हो गया, ये आपका एस हो गया, आपका आइसोकोरिक वाली लाइन ऐसे कुछ जाती है, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए टीएस आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन पीवी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रेशर बढ़े या और वॉल्यूम घटे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, वॉल्यूम कम जब होता है तो इसको हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। हमने शार्ट में लिखा COMP पे कहते हैं, कंप्रेशन को शार्ट में ऐसे लिखते हैं। या क्या हो, प्रेशर बढ़े और आयतन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब भी आपका जो है कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ये आपका क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहे और आयतन क्या हो, घटे, तब भी आपका क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस ही होगा। और इसका उल्टा हो जाए, इसका क्या हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टे पे देखिए क्या होगा, अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि अगर आपका प्रेशर घटे और वॉल्यूम क्या हो, बढ़े, तो आपका क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। क्या होगा, याद कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। या आपका क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम क्या हो, बढ़े, तब भी आपका क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। या आपका क्या हो, प्रेशर घटे और क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तब भी आपका क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कि 1 से 2 जाने पे आपका क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और 1 से 2 जाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है। और चूंकि प्रेशर बढ़ने के साथ आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोकोरिक हो गया। तो 1 से 2 के दौरान क्या हो रहा है, आइसोकोरिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। आइसोकोरिक क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कंप्रेशन क्यों, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। या इसी को हम लोग आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से 2 जाने पर टीएस डायग्राम में एंट्रापी बढ़ रही है। एंट्रापी कब बढ़ती है, जब आपका हीट ऐड किया जाता है। क्या होता है, हीट ऐड होता है, मतलब हीट देंगे तभी क्या होगी, एंट्रापी बढ़ेगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग 2 से 1 आए, मतलब उल्टा आए, 2 से 1 की तरफ आए, 2 से हम लोग 1 की तरफ आए, तब क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि 2 से 1 की ओर आने पे आपका प्रेशर की वैल्यू क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, सॉरी प्रेशर की वैल्यू आपका घट रहा है 2 से 1 के दौरान, और वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं आइसोकोरिक एक्सपेंशन प्रोसेस। या इसी को आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से 1 आने पे क्या हो रहा है, आपका एंट्रापी घट रहा है। एंट्रापी घट रहा है यानी कि क्या हो रहा है, क्यू आपका क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। क्यू क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होगा उसका नाम बोलना भी आपको धीरे धीरे क्या होगा, सीखना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब बात करें पीवीटी रिलेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं P1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या होगा, V1 बराबर V2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। अब अगला आपका वर्क ट्रांसफर क्या होता है, डेल डब्ल्यू बराबर PdV। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए dV का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डेल डब्ल्यू का मान आइसोकोरिक के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखिए 1 से 2 डेल डब्ल्यू बराबर PdV, चूँकि dV का मान 0 है तो इसका समाकलन करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 से 2 के दौरान जो आपका वर्क ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सभी प्रोसेस की आपका फार्मूला यही होता है, क्या, du बराबर mCV/dt होता है। अब हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर की, अगर हम लोग बात करें तो हीट ट्रांसफर ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े ही नहीं, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ आपका जो है चैप्टर 4 में दे दिया। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं कि जो इधर का उधर कर दिया है, इसी नाते जो है थोड़ी सी दिक्कत है इस। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, इसके बारे में हम लोग चौथे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बारे में। तो याद रखिए हीट ट्रांसफर का ये फार्मूला होता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर डेल क्यू बराबर डी यू का मान क्या होता है, mCV/dt, और डेल डब्ल्यू का मान 0 है। तो 1 से 2 डेल क्यू बराबर mCV/dt हो जाएगा। तो Q 1 से 2 का वैल्यू जो होगा mCV/dt के बराबर होगा। DH का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, आपका mCp/dt होगा। ये तो सभी प्रोसेस के लिए होगा। चेंज इन एंट्रापी का वैल्यू क्या होगा, DS बराबर डेल क्यू बाई टी। तो 1 से 2 DS बराबर 1 से 2 डेल क्यू बाई टी। तो S2 माइनस S1 कह सकते हैं। 1 से 2 के दौरान एंट्रापी में जो परिवर्तन हो रहा है, तो 1 से 2 और डेल क्यू का मान क्या है, mCV/dt अपान टी। S2 माइनस S1, mCV क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और देखिए जब बाहर आ जाएगा mCV बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस अंदर में क्या बचेगा, 1/t dt।
तो डी टी के सापेक्ष अगर टी का समाकलन करेंगे तो एम सी वी, यहाँ पे ये भी है, लिमिट भी है 1 से 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t का होता है लाग टी, तो लाग को हम लोग यहाँ पे नेचुरल लाग ले रहे हैं, नेचुरल लाग टी, एक आपका लाग बेस 10 होता है और एक होता है लाग बेस ई, तो जो लाग बेस ई होता है इसको हम लोग नेचुरल लाग कहते हैं, एल से भी हम लोग दर्शाते हैं। तो लाग एल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट क्या होगा 1 से 2, यानी ये क्या हो जाएगा एम सी वी T2 माइनस एल क्या होगा T1। तो हमने ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कर दी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम सी वी और एल अगर आपका माइनस में रहता है तो हम लोग अगर ये लाग को आपका क्या होता है बट्टे में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा एम सी वी एल T2/T1। तो इतना आपको समाकलन वगैरह आना चाहिए, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। अगर समाकलन नहीं आता है तो समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब ये आपका चेंज इन एंट्रापी वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दिया हूँ क्यों, क्योंकि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे कंप्रेसर या गैस टरबाइन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होगा। अगर अभी से सीखे रहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट्स बनाने के साथ लिख लिख करके प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। सारे प्रोसेस के लिए आपको 1 बार 3 बार 4 बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये डेरिवेशन याद होगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, कॉम्पिटिशन से में बहुत सारे क्वेश्चन इन सभी प्रोसेस से जो है पूछे जाते हैं। हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिस दौरान क्रियाकारी माध्यम का दाब स्थिर रहता है, स्थिर दाब प्रक्रम कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अब देखिए पीवी डायग्राम पे आपका स्थिर दाब प्रक्रम बनाना आसान है, क्यों, ये आपका प्रेशर हो गया वॉल्यूम, तो आपका दाब कांस्टेंट रहे तो लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, 1 से 2 ऐसे जाएगा, और 2 से बनाना रहेगा तो ऐसे लौट आएगा। तो यहाँ पे ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो 1 से 2 जा रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा, V1 है, वॉल्यूम V2 है, और आपका ये आपका क्या 1 से 2 है। आपका देखने में ये आइसोकोरिक की तरह ही लग रहा है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ बनाया जाए TH डायग्राम पे, अगर आइसोकोरिक और आइसोबैरिक को एक साथ बनाया जाए तो जो आइसोकोरिक वाला होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। कहने का मतलब आइसोकोरिक वाला ऐसे जाएगा और आइसोबैरिक वाला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये वाला होगा आइसोबैरिक, ये क्या होगा, आइसोबैरिक के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, ये होगा आइसोकोरिक के लिए। लेकिन अलग अलग बनाने पे आपको देखने के लिए लग रहा है सेम। तो आइसोकोरिक का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोबैरिक से, ये भी आपका कंपटीशन में पूछा गया है, और स्लोप का फार्मूला भी कंपटीशन में पूछा गया है। खैर वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। तो आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए 1 से 2 आ रहा है तो आपका ये है, और 2 से 1 ये है। तो इस दौरान क्या प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम कम होता है तो कंप्रेशन होता है। तो 1 से 2 के दौरान क्या होगा, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस आपका आइसोबैरिक हो जाएगा, और चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो गया, एक्सपेंशन होगा, तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। और TH डायग्राम के अकॉर्डिंग बोले तो आइसोबैरिक तो हो ही है ही, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रापी बढ़ रही है 1 से 2 जाने पर, तो क्या हो जाएगा, हीट एडिशन प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे 2 से 1 उल्टा हो जाएगा, आइसोकोरिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आइसोकोरिक लिखा गया है, आइसोबैरिक, यहाँ नीचे आइसोकोरिक लिखा गया है, ये भी आपका क्या होगा, आइसोबैरिक होगा। क्या होगा, आइसोबैरिक होगा। यहाँ पे देखिए आइसोकोरिक लिखा गया है, ये भी क्या होगा, आइसोबैरिक होगा। ये दोनों आइसोबैरिक होंगे। तो आइसोबैरिक कंप्रेशन प्रोसेस या आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। पीबीटी डायग्राम क्या होगा, P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, चूँकि P कांस्टेंट है इसलिए V1/T1 बराबर V2/T2। अब आगे हम लोग बात करें वर्क ट्रांसफर क्या होगा, डेल डब्ल्यू बराबर PdV। तो 1 से 2 डेल डब्ल्यू बराबर 1 से 2 P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब समाकलन हो जाएगा 1 से 2 dV यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 का समाकलन क्या होगा, V हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 से 2, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 - V1 के बराबर होगा। तो वही लिखा गया है W1 से 2 बराबर PV2 - V1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फार्मूला क्या होता है, DU बराबर mCV/dt होता है। अगला आपका हीट ट्रांसफर है, डेल Q बराबर DU प्लस डेल W। तो डेल Q 1 से 2 जो होगा DU प्लस डेल W के बराबर होगा। अब DU का मान होता है mCV/dt और डेल W का मान PV2 - V1। अब यहाँ पे Q 1 से 2
एम सी वी डी टी, और पी वी बराबर होता है एम आर टी। क्या होता है? पी वी बराबर होता है एम आर टी, पी वी बराबर एम आर टी होता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पी वी टू माइनस वी वन बराबर क्या हो जाएगा? पी डी वी यानी वी टू माइनस वी वन बराबर हो जाएगा एम आर टी टू माइनस टी वन, एम आर टी टू माइनस टी वन। तो हो गया एम आर टी टू माइनस टी वन हो गया। यहाँ से क्यू वन से टू हो जाएगा एम सी वी डी टी प्लस एम आर बराबर क्या होता है? सी पी माइनस सी वी बराबर होता है आर, सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है? आर। तो आर की जगह पे सी पी माइनस सी वी लिख दिया गया है। तो एम सी पी माइनस सी वी डी टी, अब इसको तोड़ेंगे अगर तो एम सी पी डी टी माइनस एम सी वी डी टी। तो यहाँ से एम सी वी डी टी कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा डेल क्यू बराबर एम सी पी डी टी। तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर वाले में हमने इस फार्मूले का वहाँ पे यूज भी किया था कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र का मान होता है आइसोबैरिक के लिए वो एम सी पी डी टी के बराबर होता है। इसका यूज वहाँ पे किया गया था, हमने बताया था। डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग बात करें चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला क्या होगा? ये आपका होगा डी एच बराबर एम सी पी डी टी, ये सभी के लिए होता है। और चीज एंट्रॉपी का फार्मूला होगा डी एस बराबर डेल क्यू बाई टी, तो वन से टू डी एस बराबर वन से टू डेल क्यू बाई टी, तो एस टू माइनस एस वन बराबर वन से टू एम सी पी डी टी। डेल क्यू का मान अभी आया एम सी पी डी टी और अपान टी, तो यहाँ पे एम सी पी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा वन बाई टी डी टी। इसका मतलब जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? एल एन टी टू अपान टी वन। एल एन क्या है? नेचुरल लॉग है। तो ये आपका आइसोबैरिक के लिए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही सारी चीज़ें करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।